निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, पूरी बहस को आप देख रहे हैं। एक विषय जिस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा कोई भी पार्टी, वो ये कि तिरंगा यात्रा पर राजनीति आखिर क्यों हुई और इसकी शुरुआत किसने की, और क्या ऐसे ओकेजन्स पर राजनीति करना जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? आपने इसको विपक्ष के सेल्फ गोल का नाम दिया, क्यों? देखिए आस्था जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सन 1990 के दशक में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो मुख्य विपक्षी पार्टी, खासकर मैं कांग्रेस की बात कहूंगा, इन्होंने राम को जो है बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। उसके बाद में इन्होंने विष्णु को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया, शिव को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी सेना के बीच में जाकर के अपना जन्मदिन या नववर्ष मनाने लगे तो ये सेना का विरोध करने पर उतारू हो गए। इन्होंने सेना को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया और आज ये तिरंगे को भी बीजेपी का तिरंगा वो भी बीजेपी के पाले में खड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद में ये इस देश की जनमानस से ये उम्मीद करते हैं कि हमें वोट मिले, और उसके बाद में ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। रही बात जो सवाल अभी जो चल रहा था आस्था जी, उसका भी जवाब देना चाहता हूं। यहां पे प्रत्यक्ष जवाब दूंगा मैं। सन 2003 तक इस देश के कानून के हिसाब से तिरंगा झंडा केवल सरकारी संस्थाओं के ऊपर फहराया जा सकता था, और आरएसएस कोई सरकारी संस्था नहीं थी, इसलिए आरएसएस एक प्राइवेट संगठन था, इसलिए वो अपने यहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, क्योंकि वो कानूनन भी उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अब ये बताइए, कह रहे हैं कि अगर आरएसएस को नहीं निरंजन जी, अब ये बहस, अब इस बहस पर पूर्ण विराम लग चुका है। इस बहस पर 10 सेकंड बाद, क्योंकि अब जो है सबने देख लिया है कि डीपीबी जो है वो तिरंगे की आ चुकी है, तो अब ये बहस यहां खत्म हो जाती कि क्या था, क्यों था, नहीं था, ऐतराज है, अपमान है, क्या है, नहीं है। अब तिरंगा सबके सामने। 10 सेकंड प्लीज बात खत्म करिए, फिर मैं मनोज यादव से सवाल करूंगी। आपको कह रहा था कि अगर आरएसएस को तिरंगे से अगर दिक्कत होती तो आप बताइए 88-89 में भैरू सिंह शेखावत जी जो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, वो भी स्वयंसेवक थे, क्या उन्होंने तिरंगे का ध्वजारोहण नहीं किया था? अरे भाई, जितने भी आरएसएस के स्वयंसेवक आए सबने तिरंगा फहराया। जिस समय काल की आप बात कर रहे हैं, केवल आरएसएस के मुख्यालय पे इसलिए नहीं फहराया जा सकता था क्योंकि उस टाइम की सरकारों ने प्रतिबंधित किया हुआ था सरकारी संस्थाओं के अलावा। ठीक है। हाँ, मनोज यादव जी, आरएसएस के किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? मैं इनसे ये स्वघोषित और सरकार पोषित विश्लेषक जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि आरएसएस के किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता सकते हैं जो इस देश के आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया हो? सावरकर ने तो माफीनामा दे करके अभीर बनने का प्रयास किया। ये देश और दुनिया में कौन नहीं जानता है कि अंग्रेजों के सामने अगर अरे डॉक्टर लोहिया कौन थे? डॉक्टर लोहिया कौन थे? भगत सिंह कौन थे? अशफाक कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तुम्हें पता ही नहीं है समाजवादियों का इतिहास, आपको पता ही नहीं है। आप जैसे लोग आपस में मत लड़िए, कर सकते हैं, आप लोग आपस में मत लड़िए। एक मिनट, मनोज यादव जी, निरंजन पोद्दार जी, दोनों शांत हो जाइए, आपस में मत लड़िए। यहाँ डिबेट आजादी के महापुरुषों और उनकी निष्ठा या किसका कंट्रीब्यूशन कितने % ज्यादा था उस पर नहीं हो रही है ना, यहाँ डिबेट आरएसएस पर हो रही है। एक मिनट शांत हो जाए निरंजन पोद्दार जी। अब सवाल मनोज यादव जी से। नहीं मनोज यादव जी, मेरा सवाल सुनिए, नहीं, आप विषय को इधर से उधर ले जा रहे हैं, आप विषय को इधर से उधर ले जा रहे हैं, उसके बावजूद हमने इनफ बहस कर ली है। अब आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए, आप तक आवाज पहुंच रही होगी मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो तिरंगा यात्रा है उसकी आड़ में भाजपा दंगे फैलवा सकती है। ये बात आपने क्यों कही और क्यों ना माना जाए कि ये राजनीति से ओतप्रोत थी और इस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? तिरंगा और दंगा, क्या संदेश गया इससे जनता के बीच? मेरा सवाल सुना आपने? आवाज आ रही है आप तक मनोज यादव जी? आस्था, ये देश जानना चाह रहा है जी, आस्था, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा देश जानना चाह रहा है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सबसे बहादुर नायक अगर हमारा कोई है तो भगत सिंह जी हैं, सुखदेव हैं, राजभर हैं। उनको आज राजगुरु नाम सही से लीजिए, राजगुरु, राजभर नहीं, राजगुरु। तो सही शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? राजभर इनके सपनों में आ रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रही है?
ठीक आप है। बताओ ना, सवाल तो है, आप बताओ। ठीक है, उससे बड़ा सवाल ये था इस कि देश तिरंगा के- और दंगा इस देश के लोगों साथ ने- में बोला ही आज- क्यों गया? आज जब हम अमृत उससे महोत्सव साफ बच मना गया। रहे हैं, पूछिए तो तिरंगा और 11 दंगा पे। तिरंगा और दंगा पर आप नहीं बोल रहे तिरंगा हैं, और उससे दंगा आप पे साफ पूछिए। बच गए। मनरेगा के मजदूर दिल्ली में हरदम अब मनरेगा धरना दे के रहे हैं। मजदूर? लोगों के बुनियादी अच्छा, मुझे सवाल एक बात से कैसे बताइए, बचा जाए, मुझे एक बात महंगाई बताइए, से देश कैसे में एक बचा अभियान जाए, चला, बेरोजगारी से कैसे तिरंगा बचा यात्रा जाए। का अभियान, हर घर जिन्हें तिरंगा का कुछ पता ही अभियान। नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हर वो सभी पॉलिटिकल लोग स्वागत पार्टी कर ने रहे हैं। एक एक कौन तिरंगा और विरोध अपनी कर रहा? अपनी यात्रा निकालनी शुरू कर दी। तिरंगे आपकी तिरंगा यात्रा और जो औपचारिक तिरंगा यात्रा है उसमें कोई तो फर्क है बिल्कुल क्या? निकालेंगे। तिरंगा तो आप एक ही है बिल्कुल ना। निकालेंगे, सबको स्वतंत्रता है इस देश के। तो देश में 140 आपकी करोड़ यात्रा लोगों को उनकी पूरी यात्रा से अलग स्वतंत्रता है। कैसे है? सभी लोग आपका गाँव में, तिरंगा भी तो गलियों वही में, तिरंगा है मोहल्लों ना। में तिरंगा लेके चले। क्या ये जरूरी है क्या कि क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तिरंगा लेके चलेंगे लोग तभी अच्छा रहेगा क्या? सभी को इस देश में स्वतंत्रता है, तिरंगा लेके चल रहे हैं। और आपने ये तिरंगा कहा का तो कि पूरा बीजेपी देश, के गाँव, दफ्तर गरीब, तिरंगों की किसान, दुकान बन मजदूर गए का हैं, सम्मान क्यों? कर रहा। मनोज यादव, आपने कहा कि बीजेपी के दफ्तर तिरंगों की बिल्कुल दुकान गए, बन गए, आपने क्यों? देखा नहीं? ये देश बेचने वाले तिरंगा भी बेच रहे हैं। जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम बेचा, जिन लोगों ने गेल बेचा, जिन लोगों ने रेलवे बेचे, जिन लोगों ने देश भर के एयरपोर्ट बेचा, अब वही लोग मुझे लग तिरंगे रहा है का मनोज धंधा जी, कर रहे हैं। मुझे उनकी लग रहा है कि तिरंगे आप में लोग आस्था चुनावी नहीं है, मंच उनकी और इस आस्था व्यापार गौरवमयी में है। क्षण की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी गंभीरता और गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी चुनावी मंच तलाश रहे हैं, और यही मेरा मूल सवाल था कि राजनीति की जरूरत क्या है। हमें तो सभी महापुरुषों को कलेक्टिव रूप से याद करना चाहिए, उनकी शौर्य गाथाओं को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। आप बिना मतलब टाइम बाय कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, सच सुनिए, ठीक है, आपने तो उसको चुनावी भाषण का मंच बना दिया। आप समझ ही नहीं पा रहे कि 75वीं वर्षगांठ इस शौर्य, इस गौरव को महसूस करने का वक्त है, और आप यहाँ पर चुनावी मंच की तरह भाषण देने लग जाते हैं। आनंद दुबे जी, पूरा देश महसूस कर रहा। सवाल यही है कि उन्होंने या विपक्षी पार्टियों ने अगर अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, उनका ये कहना है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपके कहने पर तिरंगा नहीं लगाते या लहराते तो हम देशद्रोही थोड़ी हो जाएंगे। ऐसा कोई कानून थोड़ी है, आप कैसे हमें देशद्रोही कह सकते हैं? हम अपनी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर यह तिरंगा नहीं लगाना चाहते हैं, ना लगाएं। इनको कौन देशद्रोही कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने मुझे चैलेंज किया, कहा कि ये कैटेगरी बता दें। सुनिए मनोज काका, आर्मी में ऑफिसर की कैटेगरी बताता हूं। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन के बाद मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल के बाद ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल, और अब एक नई पोस्ट है सीडीएस। और नीचे का बता दूं, लांस नायक के बाद नायब सूबेदार के बाद हवलदार। ठीक है आनंद दुबे, अच्छा आप बताओ, क्यों आर्मी में आप क्यों समय खराब करने वाले ट्रैप में आ रहे हैं? देखिए, मैंने इसीलिए उस सवाल को वही रोक दिया था, ताकि डिबेट अपने टॉपिक से ना भटके, बेवजह कोई समय बर्बाद ना करे। आनंद दुबे जी, आप खामखा उनके ट्रैप में आ रहे हैं। विषय पर रहिए, आप सभी विषय पर रहिए। खत्म कर दी थी मैंने वो बात वहीं। योजना में पूरे देश भर के नौजवानों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के नौजवानों के खिलाफ, वो मुकदमे वापस लीजिए, तब तो होगा असली अमृत महोत्सव। अग्निवीर योजना क्यों लाए? अग्निवीर योजना क्यों लाए? अग्निवीर योजना क्यों लाए? और आगे की बात अग्निवीर योजना क्या? मनोज यादव जी, आप पूरी प्लानिंग के साथ डिबेट को भटका रहे हैं। आपसे सवाल यहाँ का पूछा जाता है, आप जवाब वहाँ का देते हैं, फिर सवाल वहाँ का पूछा जाता है तो आप किसी और पार पहुंच जाते हैं। आप पूरी प्लानिंग के साथ आए कि आपको इस बात का जवाब ही नहीं देना है कि तिरंगा और दंगा एक साथ कैसे हो जाएगा इस देश में अगर गौरवमयी यात्रा निकलेगी और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज होगा। तिरंगा और दंगा साथ कैसे हो सकता है, इस बात का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। बहरहाल दोनों शांत हो जाइए। देखिए मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कितने पेशेंस से सबकी बात सुन रहे हैं, कितने पेशेंस से सबकी बात सुन रहे हैं। मनोज यादव जी, आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी विषय को इधर से उधर ले जाने में। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ये बताइए, क्या इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग तिरंगा यात्रा या अलग अलग विचारधारा प्रदर्शित करके निकलने की जरूरत थी? ये तो देश का अभियान है। देश का तिरंगा एक है और देश के सभी लोग इस तिरंगे से बंधे हुए लोग हैं, तो हम सबको एक साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। मगर ये जो राजनीति हो रही है तिरंगे के ऊपर, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे दंगा का नाम जोड़ा जा रहा तिरंगा यात्रा से, ये बिल्कुल भी इस जायज नहीं ठहरा सकते उसको हम,
ये बिल्कुल बेकार बात कही उन्होंने, जिन्होंने भी कही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। मगर ये जो तिरंगा है और जो तिरंगे का सम्मान है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम 75वें साल हो गए हमें देश को आज़ाद हुए हुए, इससे बड़ी कोई खुशी हमारे पास इसके अल्फाज नहीं है कि हम वो खुशी अपनी बयां कर सकें कि कितना खुशी का ये अमृत महोत्सव है। तो हम सब लोगों से यही अपील करेंगे, इस पे राजनीति ना करें। तिरंगे पर आपको राजनीति करनी है तो आप अपने मुद्दों पे करें और जमीन पे जाके करें, अपने राज्यों में जाके करें। तिरंगा यात्रा को खास तौर से ठीक है ना जोड़ें। ठीक है ठीक है। और जाते जाते निरंजन पोद्दार जी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या कुर्बानी मुसलमानों ने दी थी। इसीलिए जब बात एक मिनट इसीलिए जब बात आएगी आजादी की लड़ाई की, तो उसके क्रेडिट की जब बात आएगी तो मुसलमानों को अलग से और बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि शुक्रमंद होना पड़ेगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुर्बानी दी। तो नेता इस मौके को छोड़ नहीं रहे किसी भी तरह से सियासत भुनाने में। ऐसा है आस्था जी, सबसे पहले तो तिरंगा और दंगे वाली बात पे मैं जवाब देना चाहूंगा। दरअसल क्या है, कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है कि अगर भगवान राम के मंदिर का फैसला आ जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, देश जल जाएगा। 370 पे हाथ लगाओगे, देश में दंगे हो जाएंगे, देश जल जाएगा, दंगे हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। तो वो आदत अभी जाती सी जाएगी, क्योंकि अभी इनको हर चीज के अंदर इनको दंगा नजर आता है। और इस दंगे के नाम पे जिस तरीके से देश को डराया जाता था, शायद अभी वो आदत से मजबूर है। अब आपने जो सवाल किया था उसका जवाब, मेरी बात समझिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो इस चीज की बार बार रट लगाते हैं, भाई अगर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो सिखों का भी कोई योगदान इसके अंदर कम नहीं रहा है। लेकिन सिखों ने तो कभी इस तरह की कोई मांग नहीं करी। और रही बात अगर मुसलमानों की बात करें, तो सन 1947 में आपने अलग से देश इसी नाम पे तो लिया था कि हमें एक अलग से स्वतंत्र देश चाहिए। अब आप क्या एक बंटवारा और चाहते हैं क्या? मतलब आपका उद्देश्य ये है? तो भाई साहब, आप तिरंगे के ऊपर भी ऐसी राजनीति करेंगे और उसके बाद में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो रही है। ये चीज तो आप अपने आप को हिट विकेट करने पे लगे हुए। मनोज काका जी बताइए, ऐसे मौकों पर इस तरह के राजनीतिक बयान आस्था अब बहुत देश और समाज को कौन बांट रहा है? आस्था बहुत निर्विवाद रूप से और स्पष्ट रूप से इस मुल्क को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का योगदान रहा। सभी ने अपनी कुर्बानियां दी। पूज्य गांधी से लेकर के, भगत सिंह से लेकर के, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के, अशफाक साहब तक सभी ने कुर्बानियां दी। लेकिन एक लोग जो आरएसएस के लोग थे, वो लोग हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और उनको चिट्ठियां लिख करके माफी मांगते रहे कि हमें रिहा कर दीजिए, मैं आपके लिए मैं आजादी नहीं चाहता हूँ। विषय के एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सभी बलिदान और एक बार भी नहीं कहा कि इस तरह के बयानों की निंदा होनी चाहिए। ठीक है, मुझे डिबेट खत्म करनी है। 10 सेकंड आनंद दुबे, 10 सेकंड आनंद दुबे, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए आस्था वंदे मातरम 75 साल आते आते वंदे मातरम जो है सांप्रदायिक हो गया। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कोलकाता में, तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। कांग्रेस की बैठकों में जो है वंदे मातरम गाया जाता है अधिवेशनों में। उसके हमारे पुरखे ऐसे थे कि हमारे एक पुरखे का लिखा हुआ राष्ट्रगान 2-2 राष्ट्रों में चलता। ठीक है, चलिए समय समाप्त।